Good evening, sir. Good evening, everyone. Very good evening. Yes, yesterday we have started chapter cash flow statement. हमने कल चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट किया था और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कल मैंने कुछ थ्योरी पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जिसके अंदर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग डिस्कस किया था। तो कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर उसका कंसेप्ट क्या होता है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था उसके दो मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। फिर हमने उसके बाद में पढ़ा था हमारी थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग में क्या चीजें आती हैं, जो भी आपकी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं वो सारी आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपकी फिक्स्ड असेट्स या इन्वेस्टमेंट सेल परचेज से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं वो सारी आपकी। सर हाँ बोलिए। सर एक्चुअली मेरे को ये पूछना था कैलकुलेटर से रिलेटेड हम्म, कि सर अगर डिस्प्ले थोड़ी छोटी हो तो ऐसा कुछ इश्यू तो नहीं होता ना, मतलब इतने बड़े सम्स तो नहीं होते ना। नहीं नहीं नहीं, अपने बहुत नॉर्मल एक ही चैप्टर में दे रखे हैं सम्स भी, बहुत नॉर्मल सम्स है। आपकी छोटी डिस्प्ले हो तो भी कोई इशू नहीं है उसमें। और फंक्शंस का तो कोई इशू नहीं है ना, फंक्शन ज्यादा कम का। अपने नॉर्मल वो फंक्शंस यूज आते हैं हमें, बहुत ज्यादा कोई अंदर का अपन को इन डेप्थ नहीं जाना है, आप लोगों के काम नहीं आएगा। वो साइंटिफिक में वो कोस थीटा sin थीटा वो अपने काम का नहीं है, वो इतना डिटेल में। ओके सर, थैंक यू। तो बेसिकली हमने इसके अंदर थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज रीड आउट किया था, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और कैश इक्विवेलेंट वो कंसेप्ट मैंने समझा दिया था कल, हमने उस पर कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। उसी से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चंस और हम कवर अप कर लेते हैं, ताकि वो एक कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आगे का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये क्वेश्चन मैंने दिया है, आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शंस बिलोंगिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड कैश इक्विवेलेंट्स। आपको ये एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट एक्टिविटी बताइए मुझे, कैश सेल ऑफ गुड्स किस में आएगा बेटा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सभी बोले, सभी रिप्लाई दे ताकि और चीज अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आए तो पूछे उसको। सेकंड पॉइंट दिया, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड। ऑपरेटिंग एक्टिविटी। भैया आपने आपने रेवेन्यू अर्न किया है, कैश रिसीव किया है रेवेन्यू से, किस चीज का रेवेन्यू है, सर्विसेज आपने दिया था। कैश परचेज ऑफ गुड्स, आपने गुड्स परचेज किया, कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश पेड अगेंस्ट सर्विसेज टेकन, ऑपरेटिंग। ऑपरेट। ऑपरेटिंग। पेटेंट परचेज्ड, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग। एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश इन कैश। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बैंक ओवरड्राफ्ट, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। भी आपका लोन वगैरह आप ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो वो चीज। प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ शेयर्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ शेयर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बेटा। आप और शेयर कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपका इन्वेस्टमेंट हो गया तो इन्वेस्टमेंट किस में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। क्लियर पॉइंट ये, यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है। फिर इसके यस बाद सर। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, फाइनेंसिंग। financing, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फिर दिया कमीशन रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा बेटा, मेन बिजनेस का पार्ट हो गया ना, आपको बिजनेस वगैरह में कमीशन वगैरह मिल रहा कर रहा है तो वो चीज। फिर आपका दिया रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स का रिडम्पशन किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। financing, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। अब जिन्होंने मेरी बात सुने, अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसको हम दिखाते हैं, बट आप लोगों ने जिन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है क्लास 12 के अंदर, उन्होंने यही ट्रीटमेंट पढ़ा है भी, तो कि डिवेंचर्स वगैरह पे इंटरेस्ट वगैरह देते हैं हम, तो इंटरेस्ट का जो एक्सपेंसेस होता है उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेते हैं। ईसीसीए के अंदर इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट डिफरेंट है।
ACCA के अंदर बाकी वो का वही मेथड है, पूरा मेथड वही है, बस इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट यहाँ पर डिफरेंट वे में चलता है इंटरनेशनल लेवल पर। जब इंटरेस्ट वगैरह का ट्रीटमेंट आता है तो उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ही लिया जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस किया जाता है। वो कैसे होता है वो भी हम आगे रीड आउट करेंगे। तो अभी तो हम इसको यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर कंसिडर कर रहे हैं, बट आगे हम इस पॉइंट को अभी आगे जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर लेंगे। क्यों लेंगे वो अभी मैं आगे समझाऊंगा। इज इट क्लियर? यस सर। आगे चले हम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट बेटा रिसीव होगा, इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा तो वो क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट। इनकम टैक्स पेड, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी। इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑफ सेल ऑफ असेट्स, इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन दिया है, इसी के बाद में उन्होंने आपको बोला है क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर अ फाइनेंशियल कंपनी। कौन सी कंपनी है बेटा? फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंस का काम करती है। एंड अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी, आपको फाइनेंशियल कंपनी और नॉन फाइनेंशियल कंपनी दोनों के लिए बताना है कौन कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। तो अगर हम बात करें पहले फाइनेंशियल कंपनी के लिए, तो फाइनेंशियल कंपनी के लिए मुझे बताइए, ये पॉइंट नंबर ए जो दिया है, परचेज ऑफ शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ये आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा या नहीं आएगा बेटा? आएगा यस सर। सर। यस सर। ए यस पॉइंट। सर। फिर बी पॉइंट दिया डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, यस सर। ये भी आएगा। सी पॉइंट दिया डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स, डिविडेंड दिया आपने शेयर, फाइनेंसिंग। तो ये नहीं आएगा मतलब बिल्कुल। लोन गिवन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये भी आएगा। फिर दिया लोन टेकन, नो नहीं सर। आएगा। लोन टेकन नहीं आएगा। सर वो तो फाइनेंस के लिए ले रहे हैं ना। तो फाइनेंशियल कंपनी है तो फाइनेंशियल कंपनी का काम क्या होता है? पैसा लेती नहीं है बेटा, वो लेती भी है देती भी, ये तो काम करती है वो। लोन लेती भी और लोन देती भी है। मैंने आपको कल बताया था वही कंपनी के फाइनेंशियल्स, वो बेसिकली मतलब कंपनी क्या कर रही थी, लोन वगैरह ले रही थी। तो वो क्या कर रही थी, लोन लेते हैं देते हैं, उनका काम ही यही है। IIFL का जैसे मैं बता रहा था, डिबेंचर्स इशू कर रही है NCD, तो वो एक तरह का लोन ही हो गया ना बेटा। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो चीज में हमारा क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट कहलाएगा। फिर आगे बोला हमें इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोविंग्स, बोरोविंग्स पर इंटरेस्ट पे करा, बोरोविंग्स पर इंटरेस्ट पे करा, तो वो क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होगा क्या? यस सर। बिजनेस का पार्ट है। ये तो हमने पॉइंट पढ़े फाइनेंशियल कंपनी के। सर, सर हाँ बोलिए। सर when we are just taking the loans we can use these loans to just finance our operating activities. ये नेसेसरी थोड़ी कि हम उसमें ही लेना है मतलब ऑपरेटिंग में ही। नॉर्मली भाई हम यहाँ पर जो कंसेप्ट लेते हैं वो एक नॉर्मल वेक पॉइंट को कंसिडर किया जाता है। फाइनेंशियल कंपनीज मीन बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। और बैंक वगैरह जो होते हैं बेटा, वो लोग लोन लेते भी हैं और लोन देते भी हैं, उनका एक रेगुलर पार्ट है। आप अगर बैंक में बात करें तो बैंक में आप अप्रोच भी करते हैं, सर मुझे लोन चाहिए, और बैंक को जब रिक्वायरमेंट होती है तो वो RBI के पास अप्रोच करता है, सर मुझे लोन दे दो। एक बैंक दूसरे बैंक के पास भी ऑफर करता है, अप्रोच करता है, तो लोन ले भी रहे हैं, दे आर लोन टेकिंग लोन ऑल्सो एंड दे आर गिविंग लोन ऑल्सो, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ रेगुलर एक्टिविटी, दैट्स व्हाई वी आर कंसिडरिंग इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इज इट क्लियर? यस सर। तो बेटा यहाँ पर हमारा फाइनेंशियल का मतलब जिनका फाइनेंस से रिलेटेड रेगुलर काम चलता है, वो चीज हम बोल रहे हैं।
फिर दिया हमारा इसी के अंदर नॉन फाइनेंशियल कंपनी। अगर आपकी नॉन फाइनेंशियल कंपनी है तो उसका कैसे ट्रीटमेंट होगा। अगर नॉन फाइनेंशियल कंपनी है तो अब मुझे बताइए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन कौन सा पॉइंट आएगा। ए पॉइंट आएगा क्या बेटा? नो सर। नहीं आएगा। बी पॉइंट? नो सर। सी पॉइंट? नो सर। डी? नो सर। ई? नो सर। एफ? नो सर। नहीं। आगे समझ में? यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है? सर हाँ बोलिए। सर अगर शेयर्स खरीदना ऑपरेटिंग का पार्ट है तो अगर शेयर इशू करेंगे वो भी तो ऑपरेटिंग का ही पार्ट होगा फाइनेंशियल कंपनी के लिए। शेयर इशू बेटा, कंपनी फाइनेंशियल कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर तो जिंदगी में एक दो बार इशू कर पाती है बेटा। आप शेयर इशू करना बहुत बड़ा मैटर हो जाता है कंपनी के लिए। शेयर इशू करोगे तो आप पूरा शेयर मार्केट का, वो आईपीओ वगैरह का, वो लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। शेयर इशू इज नॉट एन रेगुलर एक्टिविटी। इशू करना शेयर, कोई भी कंपनी हो बेटा, शेयर इशू रेगुलर तो ना कर सकती है। लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है शेयर इशू करना। इन्वेस्टमेंट करना और इन्वेस्टमेंट को सेल आउट करना वो एक नॉर्मल एक्टिविटी है, उसमें कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। और सर डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड का पे आप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने शेयर इशू करोगे तो डिविडेंड पे करोगे आप। यस सर। तो आप शेयर इशू तो ही ना करके बैठो, आप तो इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो, आप फाइनेंशियल कंपनी हो बेटा। तो वहां पर वो डिविडेंड पेड वगैरह वो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। डिविडेंड रिसीव अगर हो रहा है तो वो इसका पार्ट माना जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। ओके सर। और कोई डाउट यहाँ तक? चलिए फिर आगे चलते हैं हम। एक और क्वेश्चन दिया है इसके अंदर। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, आपको ये बताना है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इनफ्लो और आउटफ्लो और नो फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब कि आपको ये बताना है इसमें तो कि हमारा कैश का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा या नो फ्लो होगा। फर्स्ट पॉइंट दिया, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बुक वैल्यू ऑफ ₹1 लाख एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। 1 लाख की फिक्स्ड एसेट है जिसको आपने 10,000 के प्रॉफिट पर सेल किया है। सो कैश का मेरा इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा या नो फ्लो होगा बेटा? इनफ्लो। 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 And the second point, sale of goods against cash. इनफ्लो। इनफ्लो। Inflow. Purchase of machinery for cash. आउटफ्लो। आउटफ्लो। Outflow. Purchase of land and building for ₹10 lakh consideration paid by issue of debentures. नो फ्लो। No, no flow. सर क्यों? क्योंकि आपने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करा और उसके बदले में आपने जो पेमेंट करा वो पेमेंट कैश में ना करके आपने उसके बदले में क्या करें, डिबेंचर्स इशू करें। और हम यहाँ पर जो चैप्टर रीड आउट कर रहे हैं वो कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश का मूवमेंट होना चाहिए। कैश का मूवमेंट का होना, कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है। इश्यूड ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स, कंपनी ने बोनस शेयर इशू करे, फुल्ली पेड। नो फ्लो। नो फ्लो। कोई फ्लो नहीं होगा क्योंकि बोनस शेयर कंपनी क्या कर रही है, फ्री में शेयर दे रही है। कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। नो फ्लो। क्या होगा, इनफ्लो आउटफ्लो क्या होगा, नो फ्लो होगा। नो फ्लो। नो फ्लो। क्योंकि बेटा कैश आ रहा है तो वो भी कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, और बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो वो भी कैश इक्विवेलेंट का। तो एक चीज बढ़ रही है एक चीज कम हो रही है तो अल्टीमेटली नो फ्लो। पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। आउटफ्लो। यहां तक का पॉइंट क्लियर है? यस सर। एक और क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी को फाइंड आउट करना है इन ट्रांजेक्शंस में से। फर्स्ट पॉइंट दिया, परचेज ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कौन कौन सा पॉइंट आएगा वो आपको बताना है।
तो फर्स्ट पॉइंट दिया हमारा परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी। तो क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा क्या बेटा? अच्छा आएगा नो क्या? सर, इन्वेस्टिंग में आएगा ना सर। हाँ, तो अपन को यहाँ पर ओनली फाइनेंसिंग का पूछा उसने। ओके, यस सर, नहीं आएगा इसमें। नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट, ब्रोकरेज पेड फॉर द अबव परचेज। ब्रोकरेज पेड फॉर द अबव परचेज नो सर। नहीं आएगा। सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी नो सर। नहीं। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज नो सर। नो। नहीं। डिविडेंड पेड टू द शेयर होल्डर्स, यस सर। यस सर। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोविंग्स, यस सर। यस सर। लोन एंड एडवांसेस मेड। यस सर। यस सर। लोन एंड एडवांसेस का मतलब है यहाँ पर लोन आपने दिया है। लोन एंड एडवांसेस मेड का मतलब है लोन गिवन है बेटा, लिया नहीं है, दिया है। तो सर देन नहीं, देन तो इन्वेस्टिंग में जाएगा। तो फिर वो किस में जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। लोन एंड एडवांसेस लिखा हुआ है साथ में, एंड एडवांसेस। तो वो हमारी लाइबिलिटी नहीं है, वो मेरी एसेट है। मैंने किसी को लोन दिया है, तो दिया है तो मेरे लिए क्या है? वो एसेट है। नेक्स्ट पॉइंट दिया तो ये हमारा पॉइंट नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया, रिसीट ऑफ लोन एंड एडवांसेस मेड। यस सर। आपने लोन और एडवांसेस वगैरह लिए हैं तो ये आ जाएगा। यहाँ पर क्लियर, यहाँ तक का? यस सर। यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन दिया है इसका, फिर अब आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। होपफुली अब तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, अब तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा किसी को भी, है ना बेटा? यस सर। चलिए सर, एक, जो कैटेगराइजेशन है ये इंडियन अकाउंटिंग्स की तरह ही है ना इनका? ये अभी मैं सारा इंडियन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अब मैं आपको, ताकि एक बार पहले इंडियन अकाउंटिंग का कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, फिर मैं अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग वाले पॉइंट पर आऊंगा मैं, कि ओके वहां सर। पर क्या वेरिएशन आता है। अभी तो हम यहाँ पर आपका जो इंडियन अकाउंटिंग है, जो आप लोगों के, जो मैंने क्वेश्चन ले रखा है, ये क्लास 12 की बुक से लिया हुआ है भी, ताकि एक बार आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद में अब हम फिर उसका लेवल बढ़ाएंगे, नेशनल नेक्स्ट लेवल पर आएंगे हम। देखिए ओके अब सर। इसमें देखिए, अब हमें क्या बोला है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वही इनफ्लो आउटफ्लो या नो फ्लो हमें बताना है। फर्स्ट पॉइंट दिया, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्या होगा बेटा, इनफ्लो या आउटफ्लो? इनफ्लो। इनफ्लो। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश। आउटफ्लो। आउटफ्लो। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय इश्यू ऑफ शेयर्स। नो फ्लो। नो फ्लो। नो फ्लो। ये इनफ्लो का मैं आई लिख रहा हूँ, आउटफ्लो का ओ, और नो फ्लो का एन लिख रहा हूँ। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। इनफ्लो। 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 कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। नो नो फ्लो। फ्लो। नो फ्लो। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। नो नो फ्लो। फ्लो। नो फ्लो। इश्यू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स। नो फ्लो। नो फ्लो। सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर कैश। नो फ्लो। नो फ्लो। नो फ्लो। क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या है बेटा, कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, तो इसलिए। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड। आउटफ्लो। सर नो फ्लो, अभी सिर्फ डिक्लेयर किया ना सर। एक सेकेंड रुको, इसका और कुछ देर ब्रेक है, एक मिनट बेटा। एक मिनट। नो फ्लो, क्योंकि अभी डिक्लेरेशन हुआ है, पेमेंट नहीं हुआ है। सर, देख, बट इंडियन अकाउंटिंग में when it is declared it is to be paid. हम्म, तो वो पे कब किया जाएगा? नेक्स्ट ईयर में पे किया जाएगा आपका। सर, फाइनल डिविडेंड तो उसी ईयर के एंड में हो जाता है ना पे? आपने फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं जनरली, वो चीज का आपका होता है भाई यहाँ पर,
जो कंसेप्ट लिया गया है भाई आपका, एक सेकेंड, उसको जो पे किया जाएगा वो हमारा कब पे किया जाएगा, नेक्स्ट ईयर में पे किया जाएगा, पेड इन नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर में आपका पे किया जाएगा बेटा, भाई आपने क्या हुआ इस ईयर के प्रॉफिट्स लॉस वगैरह वो सब चीज कैलकुलेट हो रहा है, उसके बाद में आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, ईयर एंड होने के बाद में डिविडेंड डिक्लेरेशन हो चुका है। तो डिक्लेरेशन हुआ है तो अब उसका पेमेंट तो कब होगा, अगले साल के में होगा ना बेटा। इस ईयर में डिविडेंड डिक्लेरेशन नहीं हो रहा है, वो पेमेंट नहीं हो रहा है, पेमेंट कब हो रहा है, अगले ईयर में, नेक्स्ट ईयर में। तो फिर उसको इस ईयर के में नो फ्लो में लेंगे। आप जो बोल रहे हैं अगर वो चीज होती वो इंटरम डिविडेंड के केस में होगा। भाई आपने करंट ईयर में अगर डिविडेंड साल के बीच में अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो ऑब्वियसली वो ईयर की उसमें एंड होने से पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पे करना पड़ेगा। क्लियर? Yes, sir. राइटिंग ऑफ बैड डेट अगेंस्ट द पीबीडी, आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना रखा था, उससे आपने बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिए हैं। नो फ्लो। नो फ्लो है ना बेटा, नो फ्लो। डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, इनफ्लो। इनफ्लो या आउटफ्लो, आउट। आउटफ्लो होगा ना। डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया आपने ईयर के मिड में, तो साल के बीच में डिक्लेयर करा था, ऑब्वियसली आप साल के एंड होने से पहले क्या कर देंगे, पे कर देंगे, क्योंकि रूल होता है हमारा डिविडेंड डिक्लेरेशन से एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको पे करना होता है। सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट्स, नो फ्लो। नो फ्लो। करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या माने जाते हैं बेटा हमारे, ये बेसिकली कैश इक्विवेलेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या माने जाते हैं, कैश इक्विवेलेंट, जो आपने मान लो 2-3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कराया तो वो चीज। इंक्रीज इन द बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा है, क्या होगा, फ्लो। इनफ्लो। आपने लोन लिया है तो लोन लोगे तो आपका क्या होगा, पैसा इंक्रीज होगा। एंड डिक्रीज इन द कैश क्रेडिट, आउटफ्लो। आउटफ्लो। आगे समझ में यहाँ तक का पॉइंट? यस सर। यस सर। चलिए यहाँ तक का पॉइंट हमारा कवर अप हो गया है। अब हम आगे आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमने बेसिकली चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 22 इसके अंदर हमारा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया है। इसकी हम सबसे पहले एक बार थोड़ी सी थ्योरी रीड आउट कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, क्यों कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। द पर्पज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज टू शो द इफेक्ट ऑफ अ कंपनी कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स ऑन इट्स कैश बैलेंस, ताकि आपकी जो भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स हो रही है उसका कैश बैलेंस वगैरह वो चीज शो हो सके। इट इज थॉट दैट द यूजर्स ऑफ अकाउंट can readily understand cash flow as opposed to the statement of P&L and statement of financial position, which are subject to manipulation by the use of different accounting policies. जब आप अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करते हैं तो वहां पर आप इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेशन हो सकते हैं, वहां पर चीजों को चेंज किया जा सकता है। हर आपको वहां पर कैश की रिक्वायरमेंट्स होती है प्रॉफिट्स वगैरह में, और कैश में कई बार वेरिएशंस आ जाते हैं। कैश फ्लो आर यूज्ड एज एन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड, और जब हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है तो हम कैश फ्लो को भी देखते हैं, भाई कैश रखा है या नहीं, मेरे पास प्रॉफिट तो रखा है लेकिन कैश नहीं है तो मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करूंगा। मैंने आज अगर मान लो मैंने इन्वेस्ट गुड सेल करा बेटा, गुड्स मैंने परचेस करा था, कॉस्ट थी उसकी 50 लाख रुपीज, और मैंने उस गुड्स को सेल करा है 90 लाख रुपीज में। अभी तक मेरा प्रॉफिट हो गया है कितने का, 40 लाख का प्रॉफिट हो गया है क्या बेटा। बट ये जो मैंने गुड्स सेल करा था ये प्रॉफिट अभी तक मुझे रियलाइज नहीं हुआ है, नॉट रिसीव्ड इन कैश। और मेरी बुक्स में वो प्रॉफिट दिख तो रहा है, तो क्या अर्पित सर ने कमा लिए कितने रुपए, 40 लाख रुपीज अर्न कर लिए, बट अभी तक मेरे को जिस पार्टी से पेमेंट लेना है उन्होंने अभी तक पेमेंट ही नहीं करा है। तो क्या मैं उस पैसे को कहीं यूज कर पाऊंगा क्या बेटा। सर। प्रॉफिट्स तो दिख रहे हैं बट कैश नहीं है।
तो हमें वो चीज शो करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, ताकि हमारी एक एक्चुअल पोजीशन पता चल सके। प्रॉफिट में और कैश में कई बार क्या होते हैं, वेरिएशंस आ जाते हैं। आपका प्रॉफिट कुछ और दिखाता है और आपका कैश कुछ और दिखाता है। Cash flows are used as an investment appraisal method such as net present value, and hence a statement of cash flow give potential investors a method with which to evaluate a business, जिससे आप क्या कर सके, बिजनेस को evaluate कर सके। It has been argued that profit does not always give a useful or meaningful picture of a company operations. आप profits वगैरह से हमेशा उसकी original picture show नहीं होती है। Readers of a company financial statements might even be misled by reported profit figures. कई बार जो होते हैं बेटा रीडर्स, मतलब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, रीड करते हैं, वो कई बार क्या हो सकते हैं, उसमें मिसलीड हो सकते हैं, उसमें कंफ्यूजन हो सकता है उनको। Like first point, their shareholder might believe that if a company make a profit for the year of say $1 lakh, shareholders ने अगर मान लो बिलीव किया, उनको ये था कि अगर कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया $1 lakh का, then this is the amount that it could afford to pay as dividend। तो कि भाई अब कंपनी डिविडेंड वगैरह बढ़िया डिविडेंड देगी, प्रॉफिट अच्छा हुआ है तो। Unless the company has sufficient cash available to stay in the business, लेकिन प्रॉफिट तो हुआ अगर कंपनी के पास में sufficient cash अवेलेबल नहीं है stay in the business and also to pay a dividend, the shareholders expectation would be wrong। the shareholders की expectation क्या हो जाएगी, wrong हो जाएगी। फर्स्ट एग्जांपल समझ में आ गया है? Yes, sir. ये एक्सपेक्टेशन जो आती है, ये चीजें एक्चुअल चीजें दिखाने के लिए हमारा ये टॉपिक लाया गया है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ताकि कैंडिडेट को ओरिजिनलिटी से रियलाइज कराया जा सके, फेस कराया जा सके। सेकेंड पॉइंट दिया, एम्प्लॉइज माइट बिलीव दैट इफ अ कंपनी मेक प्रॉफिट्स, एम्प्लॉइज को भी लगता है कंपनी को अगर प्रॉफिट हो रहा है, इट कैन अफोर्ड टू पे हायर वेजेस नेक्स्ट ईयर। अब उनकी भी एक्सपेक्टेशंस आ गई तो कि भैया अगली बार अच्छी सैलरी मिलेगी, सैलरी में हाइक लग जाएगा, सैलरी अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन उसके लिए वही दिस ओपिनियन में नॉट बी करेक्ट, वो ओपिनियन गलत भी हो सकती है। द एबिलिटी टू पे वेजेस डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। वो एबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, कैश की कैपेसिटी पर। आपके पास कैश अवेलेबल होना चाहिए। अगर कैश अवेलेबल नहीं है तो कहां से डिविडेंड दोगे, कहां से सैलरी दोगे? So survival of a business entity depends not so much on profits as on its ability to pay its debt when they fall due. Such payments might include profit or loss items such as material purchase, wages, interest, taxation, but also capital payments for new non-current assets and repayment of loan capital when the falls due। मतलब इन शॉर्ट अगर हम कहें तो भैया आपको बिजनेस को चलाने के लिए सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, आपको कैश की भी जरूरत है या नहीं बेटा? जस्ट अ मिनट। तो सर्वाइवल अगर आपको करना है, बिजनेस को अगर रन करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट्स तो रिक्वायर्ड है, और उसके अलावा आपको कैश की भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। It is crucial that management control cash flow in order to maintain the operating ability of a company. For example, imagine if a furniture company that makes and sells its own furniture. Now imagine that the company is financed largely by debt, and this debt is secured on the furniture making assets of the business. If management do not control cash flow and end up in a situation where they cannot make their loan repayments, then the bank could repossess the assets. Without these assets, the company would not be able to make the product that it sells and complete, therefore would therefore have to shut down।
मतलब इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहे हैं, आपका एक फर्नीचर का अगर बिजनेस है और आपने फर्नीचर के बेसिस पर क्या कर रखा है, फर्नीचर का आपका स्टोर है और आपने उस फर्नीचर के बेसिस पर क्या कर रखा है, लोन लिया हुआ है। अगर आप लोन का पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा, आपके एसेट्स वगैरह को सारे वो लोग क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। इफ लोन नॉट रीपेड ऑन टाइम, अगर आप लोन का टाइम पर अगर पेमेंट नहीं करेंगे, देन बैंक विल फॉरफिट। तो बैंक क्या कर लेगा, फॉरफिट कर लेगा, आपकी चीजों को कैप्चर कर लेगा, एंड देन नोट एबल टू रन बिजनेस। तो फिर आप बिजनेस को रन नहीं कर पाएंगे, आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, आपको बिजनेस में क्या चाहिए, कैश की प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स रहेगी, नहीं रहेगी बेटा। अगर कैश नहीं होगा तो आपका काम नहीं हो पाएगा। इज इट क्लियर? तो Yes, sir. इन शॉर्ट अगर हम कहें तो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स की तो रिक्वायरमेंट होती है, वो प्रॉफिट्स वगैरह तो हमने हमारा किससे पढ़ा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से कैलकुलेट करना सीख लिया। बट प्रॉफिट्स के अलावा हमें कैश की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉफिट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन अगर कैश नहीं है तो आप बिजनेस में आगे एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे, आप बिजनेस में आगे एम्प्लॉयज को पेमेंट करने में प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्रेडिटर्स को, सप्लायर्स को पेमेंट करने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए कैश की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम आगे बात करें, इसके बाद में क्या दिया है, IAS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, जिसके अंदर इस पूरे चैप्टर को डिफाइन किया हुआ है, IAS 7 के अंदर डिफाइन किया हुआ है। So before we look at the detail of a statement of cash flow, it is important to remind ourselves difference between the accrual basis and the cash basis। दो तरह के होता है, एक तो अक्रूवल बेसिस, अक्रूवल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, ट्रांजेक्शंस जैसे ही अराइज होती है हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर देते हैं, हम उसके कैश में होने का वेट नहीं करते हैं। जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को किस बेसिस पर रिकॉर्ड करती है, अक्रूवल बेसिस पर। हम जो पूरे अकाउंट्स बनाते हैं वो अक्रूवल बेसिस पर बनाते हैं, मतलब कि हम बिजनेस के अंदर कैश की ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड करते हैं और नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड करते हैं, कैश की ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड करते हैं और नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड करते हैं। Remember that when we account according to the accrual basis, we add in items we have not yet paid for। जो आइटम्स का हमने अभी तक पेमेंट नहीं करा है उनको भी हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं, लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारे ड्यू हो गए बट अभी तक पे नहीं करे, तो उसको भी हम करंट ईयर से रिलेटेड है तो करंट ईयर की बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। एंड वी एक्सक्लूड आइटम दैट वी हैव पेड फॉर बट विच रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर, प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं करंट ईयर में आपने पे कर दिए बट नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड, तो उसको हम हटा देते हैं। We also include sales revenue which we have not received any money for। हम सेल्स रेवेन्यू लेते हैं जिसका अभी तक कोई अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, तब भी हम उसको सेल्स रेवेन्यू को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। रीजन, क्योंकि गुड सेल तो कर दिया है। तो मतलब अक्रूवल बेसिस के अंदर हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर देते हैं एज दे अराइज इन ऑन अक्रूवल बेसिस। Will be record in books of account as they arise। It is immaterial whether cash received or paid or not। आपने कैश रिसीव करा है या नहीं करा है, कैश पे किया है या नहीं पे किया है, डजंट मैटर। जो भी ट्रांजेक्शन हमारी हुई उस टाइम पीरियड के अंदर उन सबको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं।
Under the cash basis, we only show items that have been physically received or paid for in the year. और कैश बेसिस के अंदर क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन्स आपकी कैश में हुई है, चाहे वो कैश में जा रही है, आउटफ्लो है, या कैश में आ रहा है, तो उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं. That is the key to understanding the difference between the financial statements and a statement of cash flow. In a statement of cash flow, we are looking only at cash. कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ किस चीज पर फोकस करते हैं, कैश फ्लो पर, कैश पे. एंड देयरफॉर एनी ट्रांजैक्शंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर नॉट कैश हैव टू बी रिमूव्ड. तो जो कैश में नहीं हुई है, हम उन सबको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शंस लेनी होती है, कैश वाली. A good example of this is depreciation. Assets की वैल्यू जो कम होती है तो उसको हम depreciation कहते हैं. आप जब depreciation को रिकॉर्ड करते हैं तो आपका प्रॉफिट्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. लेकिन एक्चुअल में कैश आपका कहीं नहीं जा रहा है, प्रॉफिट्स कम हो गए लेकिन कैश आपका वो का वही रखा हुआ है, कैश में कहीं नहीं जा रहा. लेकिन लॉस में हम उसको खर्चे के फॉर्म में दिखा करके हमारा प्रॉफिट्स को हम क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं. सो डेप्रिसिएशन इज सिंपली एन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट व्हिच इज नेवर इन कैश. IAS 7 split cash flow into the following headings. कैश फ्लो जो है उसको 3 हेडिंग्स में कवर किया हुआ है. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. 3 एक्टिविटीज में इसको कवर अप किया हुआ है. फिर उसी के बाद में हमारा दिया है कैश. कैश का मतलब क्या होता है, कंप्राइजेस कैश ऑन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब कैश एट बैंक. आपका कैश रखा हुआ है, बैंक में कैश रखा हुआ है, वो सब कुछ आपका कैश का मतलब माना जाता है. कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर रेडिली कन्वर्टिबल टू नोन अमाउंट ऑफ कैश, जो कभी भी उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड विच आर सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन द वैल्यू, जिसके अंदर बहुत ना के बराबर रिस्क होती है वैल्यूज में चेंज होने की. इनसिग्निफिकेंट रिस्क, बहुत ना के बराबर. कैश फ्लो का मतलब इनफ्लो एंड आउटफ्लो. फिर हम बात करें इसका मैथ फॉर्मेट कैसे बनता है. तो जब हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में हमारी 3 एक्टिविटीज आती है. सो कौन कौन सी, फर्स्ट वन इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये मेरी फर्स्ट एक्टिविटी हो जाएगी. सेकेंड एक्टिविटी आती है हमारी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. और थर्ड आती है हमारी कौन सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. 3 एक्टिविटीज होती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सबसे पहले हम बात करें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को, इसको देख लेते हैं, छोटी सी एक्टिविटी है. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्या क्या आता है, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स वगैरह अगर परचेज करे तो वो सब कुछ आपका, परचेज करोगे तो कैश जाएगा तो माइनस हो जाएगा. सर ये फिगर कहाँ से लिया हुआ है, ये एक इमेजिनरी फिगर लिया हुआ उन्होंने, एग्जाम्पल बनाया तो फिगर ऐसे लिख दिया उन्होंने. तो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि पैसा जाएगा. प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इक्विपमेंट, प्रोसीड मतलब रिसीव होना. आपने इक्विपमेंट सेल करा, उससे पैसा आया, तो आया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. इंटरेस्ट रिसीव्ड प्लस हो जाएगा, आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ. डिविडेंड रिसीव प्लस हो जाएगा. रेंटल इनकम तो वो भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. ये सारे पॉइंट्स हमारे प्लस हो जाएंगे. जस्ट अ मिनट. यस बेटा. तो हमारा बेसिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मैंने बता दिया. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्या क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आ जाएंगे. फिर उसी के बाद में मैंने बताया फाइनेंसिंग एक्टिविटी. फाइनेंसिंग के अंदर प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, आपकी कंपनी ने शेयर इश्यू करे तो वो सारा हमारा अमाउंट आ जाएगा, प्लस हो जाएगा. यहाँ पर प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, आपकी कंपनी ने अगर शेयर इश्यू करे तो उसको हम प्लस कर देंगे. प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, आपने लॉन्ग टर्म बोरोविंग से अगर पैसा लिया, लंबे टाइम के लिए लोन लिया, तो वही अमाउंट रिसीव हो रहा है, प्लस कर देंगे.
फिर लिखा हुआ है इसके बाद में डिविडेंड पेड। अगर आपने डिविडेंड पे करा है तो वही पैसा जाएगा, तो उसको हम माइनस कर देंगे डिविडेंड पेड को। इसके अलावा आपने अगर लोन का पेमेंट कर दिया, लोन पेड, तो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। शेयर्स का आपने बायबैक कर लिया, बायबैक ऑफ शेयर्स, वो माइनस होगा बायबैक अगर आप कर लेते हैं तो। आपने रिडम्पशन कर दिया, रिडम्पशन करना मतलब वही रीपेमेंट करना ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर्स, तो वो सब कुछ क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यहां तक का पॉइंट क्लियर है? दो एक्टिविटीज क्लियर है, इन्वेस्टिंग Yes, और sir. फाइनेंसिंग। अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पॉइंट बाकी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट मैंने अभी नहीं बताया है, वो फॉर्मेट हम कल वाले लेक्चर में समझेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, वो सारे पॉइंट्स हम कल रीड आउट करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को क्योंकि बनाने के दो मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, तो वो पॉइंट हम कल डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का कंसेप्ट मैंने समझा दिया है। क्लियर पॉइंट यहां तक बेटा? Yes, sir. चलिए आज का यहाँ तक का आप कंप्लीट करें, बाकी का हम कल करते हैं इसी कार्य का। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन।